एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की ऑन डिमांड हिंदी की क्लासेस लेकर के आई हूँ। आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि हिंदी की क्लासेस मैं स्टार्ट करूँ। वैसे तो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर हिंदी की 2 मैराथन करवाई हुई हैं, जिनके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं। काफ़ी लोगों ने उनको देखा था और काफ़ी लोगों ने उनको अप्रिसिएट भी किया था। तो अगर आप लोग वहाँ से करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ अब जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये टॉपिक वाइज होगी और इनको मैं डिटेल में करवाऊँगी। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये आपके किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आपका आने वाला एस्टेट एग्ज़ाम है, जो आपका HSSC ग्रुप D का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, एंड जो अभी HSSC CET मेंस के जो भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं टेक्निकल वगैरह, जहाँ पर पे हिंदी आएगी थोड़ी बहुत 5 मार्क्स की, ठीक है, उसके लिए। साथ में आपका DSSS का एग्ज़ाम है, वहाँ पर भी शायद 20 मार्क्स की हिंदी आती है। तो उन सभी में ये क्लासेस आपकी रामबाण साबित होंगी। आपको इन क्लासेस को कंप्लीट देखना है और साथ में अपने नोट्स भी बनाते हुए चलना है। बाकी आपका कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो एक छोटा सा इंट्रो हो गया कि जो क्लासेस हैं ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जय माँ सरस्वती माता का नाम लेते हैं और उम्मीद करूँगी कि जो मैं आपको पढ़ाऊँ, जो भी मैं आपको बताऊँ, वहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आए, ठीक है। फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें हिंदी में, अगर मैं आपको वर्ण से पढ़ाऊँ तो वर्ण पर बढ़ने से पहले हमें हिंदी का पता होना चाहिए कि हिंदी का जो भाषा का जो उद्भव एवं विकास है वो किस तरीके से हुआ है। कल मैं आप लोगों को वर्ण पढ़ाऊँगी, शब्द पढ़ाऊँगी, वाक्य पढ़ाऊँगी, उसके बाद संज्ञा पढ़ाऊँगी, सर्वनाम पढ़ाऊँगी, संधि, समास, सारे टॉपिक में एक एक करके आप लोगों को कंप्लीट करूँगी, डिटेल में करवाऊँगी। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग ट्यूशन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को हिंदी का पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा का जो उद्भव एवं विकास है और जो अभी करंट सिनेरियो है उसके अंदर यहाँ से 1 या 2% ज़रूर डलते हैं। अभी जैसे कि अभी ये ग्रुप 56 और 57 का जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम तो क्या हुआ है, ये ग्रुप 57 वाले क्वेश्चन ग्रुप 56 में रिपीट कर दिए, तो ये तो बिल्कुल मजाक सा हुआ है एक तरीके से। लेकिन उसके अंदर जो पूछा गया है तो हिंदी भाषा का जो उद्भव एवं विकास है वहाँ से सोर्स यानी अपभ्रंश वाला क्वेश्चन उठाया गया था, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो अब ट्रेंड में चलने लग गए हैं। यहाँ इस वाले चैप्टर से भी एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी बातें हो गई, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास है वो किस तरीके से हुआ है। लगभग पूरे विश्व के अंदर लगभग 3000 भाषाएं हैं, 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। अगर भाषा परिवार की बात करते हैं, अगर आप लोगों से पूछता है कि पूरे विश्व में कितने भाषा परिवार हैं, तो फ्रेंड्स 13 भाषा परिवार हैं, 13 भाषा परिवार हैं, जिनमें से 4 भाषा परिवार मुख्य हैं। वो 4 कौन कौन से हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और चिन्नी तिब्बती, ये जो 4 हैं ये भाषा परिवार मुख्य हैं। ओके, कौन कौन से? भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक, चिन्नी तिब्बती, जिसका दूसरा नाम नाग या मुंडा परिवार भी है, ठीक है। फ्रेंड्स, अब तक मैंने आपको क्या बताया कि लगभग 3000 भाषाएं विश्व में बोली जाती हैं। मेनली 13 भाषा परिवार हैं, 4 भाषा परिवार मेन हैं। कौन कौन से? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और चिन्नी तिब्बती। साथ में आप लोगों को पता होना चाहिए जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो कौन सा है? भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ओके, अब इसके अंदर आपको 2 शब्द देखने को मिलते हैं, केंतुम और शतम, ठीक है। जो केंतुम और शतम है फ्रेंड्स, जो केंतुम है वो लेटिन भाषा का शब्द है और जो शतम है वो अवेस्ता का है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। केंतुम किससे रिलेटेड है? लेटिन से। शतम किससे रिलेटेड है? अवेस्ता से। अब इनको डिटेल में तो हम जब हमारे पास हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें तो क्या पढ़नी है? हिंदी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताते हुए चलूँगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि जो भारोपीय भाषा परिवार है उसके अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो हिंदी है वो कौन सी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, चिन्नी तिब्बती, कौन सी भाषा परिवार के अंतर्गत हिंदी आती है? तो हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत क्या आती है? हिंदी आती है। ओके, साथ में कुछ और भी भाषाएं हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी तो मैंने आपको बता दिया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, ये सभी भाषाएं भी भारोपीय भाषा परिवार से रिलेटेड हैं, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा, यहाँ पे जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर तमिल,
तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो भाषाएं हैं ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, इसका भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। आप लोग बताएंगे अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, चिन्नी मंदारिन। ओके, सेकंड नंबर पे है अंग्रेजी, थर्ड पे हिंदी और फोर्थ पे बांग्ला। तो इस तरह से ये घटता हुआ क्रम है। ओके, सबसे ज़्यादा चिन्नी मंदारिन, नेक्स्ट अंग्रेजी और थर्ड हिंदी और लास्ट वन इज बांग्ला। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो भाषा है तो भाषा का जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है। जो भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भास धातु से आया है। कौन सी धातु से आया है, भास धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। इज इट क्लियर, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ये भी आपको याद रखना है कि जो हिंदी अपने आप में जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है। ओके, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा ना पहले, जो सिंधु थे उसी से क्या बना था, हिंदू बना था। क्योंकि जो फारसी लोग थे वो सै को क्या बोलते थे, है बोलते थे, तो सिंधी से हिंदी इसी तरह से बनता हुआ है। हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। अब फ्रेंड, जो हिंदी है, आज हम जो हिंदी बोल रहे हैं, क्या वो पहले भी ऐसे ही थी, इसी रूप में हमें मिल गई थी? नहीं, सबसे पहले जो हिंदी है वो पहले क्या हुआ करती थी, यानी पहले सबसे पहले क्या आई थी, संस्कृत भाषा आई। ठीक है, जो हिंदी आज के टाइम पे जो हिंदी है वो एज इट इज़ नहीं हुआ करती थी। उसका जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है, इस क्रम को देखिएगा, इसको जरूर याद रखना है आपको। ओके, सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से विकास हुआ है पाली का, पाली से प्राकृत का, प्राकृत से अपभ्रंश का, और अपभ्रंश कुछ टाइम के लिए अवहट में कन्वर्ट हुआ, और अवहट से फिर हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। कैसे याद रखेंगे, S P P A A H, SPPAA। ठीक है, एस के बाद डबल पी डबल ए यानी पाली, प्राकृत, उसके बाद हमारी अपभ्रंश, अवहट, और फिर क्या आई है, हिंदी आई है। इसका टाइम पीरियड भी आप लोगों को याद रखना है। संस्कृत का जो टाइम पीरियड होता था वो 1500 ईसा पूर्व से, कितना है ये, 1500 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत का समय होता था। अब फ्रेंड, जो संस्कृत थी वो भी दो भागों में बटी हुई थी, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। फ्रेंड्स, कोई भी जो भाषा होती है ना वो दो तरह से यूज होती है, एक तो वो साहित्यिक रूप में होती है, एक वो आम बोलचाल की भाषा के रूप में युक्त होती है। ठीक है, तो इसी तरह जो संस्कृत थी उसके भी दो रूप देखने को मिले हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो फ्रेंड्स, जो वैदिक संस्कृत है, जो वेद हैं, उपनिषद है, आरण्यक है, तो ये जो रचनाएं हैं ये किससे संस्कृत में हुई है, वैदिक संस्कृत में हुई है। ठीक है, जबकि आपसे पूछा जाए कि जो वाल्मीकि जी ने, व्यास जी ने, कालिदास जी ने, या जो भास हुए थे उन्होंने जो रचनाएं की थी, लाइक रामायण, महाभारत, ये जो रचनाएं हैं जो कौन सी संस्कृत में है, लौकिक संस्कृत में है। और लौकिक संस्कृत का दूसरा नाम क्या है, क्लासिकल संस्कृत। ये भी आपको याद रखना है। ओके, संस्कृत के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। जो वेद वगैरह हैं, जो उपनिषद वगैरह हैं वो वैदिक संस्कृत में है। जो लौकिक संस्कृत है वो वाल्मीकि, व्यास जी ने इन्होंने प्रयोग की थी। जो लौकिक संस्कृत है वो जो हमारी रामायण है, महाभारत है, वो भी कौन सी भाषा में लिखी गई है, लौकिक संस्कृत में लिखी गई है। अब फ्रेंड्स, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत से फिर क्या विकसित हुआ, पाली। ठीक है, वैसे तो आपको याद रखना है संस्कृत से पाली, लेकिन संस्कृत में भी कौन सी संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृति से संस्कृत से पाली का विकास हुआ। पाली का जो टाइम पीरियड है वो आपको याद रखना है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व आएगा यहाँ पे। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक किसका टाइम पीरियड रहा है, पाली भाषा का टाइम पीरियड रहा है। पाली के टाइम पे आपको पता है कि महात्मा बुद्ध हुए थे, तो महात्मा बुद्ध के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद पाली के बाद प्राकृत भाषा, पाली से क्या डेवलप हो गई, प्राकृत भाषा डेवलप हुई। प्राकृत भाषा का जो टाइम पीरियड है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। याद रखेंगे, प्राकृत का समय कहाँ से कहाँ तक है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत चलते चलते अपभ्रंश में बदल गई, और अपभ्रंश का टाइम पीरियड देखने को मिलता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अब जो अपभ्रंश था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था, उसने अवहट का रूप लिया। किसका रूप लिया, अवहट का रूप लिया।
बीच में जो पश्चिमी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वहाँ पे शौरसेनी अपभ्रंश का भी यूज किया जाने लगा, और उससे किसका डेवलपमेंट हुआ, हिंदी का डेवलपमेंट हुआ। हिंदी का डेवलपमेंट कब हुआ है, 1000 ईस्वी से वर्तमान तक अभी चली आ रही है वो कौन सी भाषा है, हिंदी, जो आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ यह सब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, गुप्त काल में संस्कृत थी पहले, ठीक है, बाद में क्या आ गई थी, पाली आ गई थी। जो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत मैंने आपको बता दिया, और गुप्त काल में पहले संस्कृत यूज होती थी, लेकिन बाद में क्या आ गई थी, पाली आ गई थी। अब फ्रेंड्स देखिए, जो महात्मा बुद्ध हुए हैं, महात्मा बुद्ध का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे जो रचनाएं हुई हैं वो कौन सी भाषा में हुई है, पाली भाषा में हुई है, पाली भाषा ही बोली जाने लगी थी। अब आपसे एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपसे पूछ सकता है विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथाएं, जो कि सब बौद्ध काल की रचनाएं हैं, बौद्ध के समय की रचनाएं हैं। तो ये जो रचनाएं हैं ये कौन सी भाषा में लिखी गई हैं, तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई हैं, पाली भाषा में लिखी गई हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बौद्ध धर्म के बाद क्या आया था, जैन साहित्य। तो जो जैन जो साहित्य है वो सब किस में लिखा गया है, महावीर स्वामी जी के मतलब टाइम पीरियड की जो बात हो रही है, जो महावीर स्वामी जी के समय पे प्राकृत भाषा का यूज किया जाता था, जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ऐसे के ऐसे आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि जैन साहित्य है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, प्राकृत में। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं भाषा के रूप की। भाषा का रूप आप लोगों को पता है कौन कौन सा होता है। भाई भाषा होती क्या है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि भाषा होती क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, तो यानी भाषा के रूप लिखित, लिखकर, मौखिक, बोलकर, सांकेतिक, जैसे कि इशारों से किसी को समझाना। ओके, तो भाषा के 3 रूप होते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो मूल ध्वनि होती है वो व्रण होती है, व्रण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। तो ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी चैप्टर वाइज। ओके, अब सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को देखना है कि जो हिंदी जो भाषा है उसका विकास तो हो चुका, लेकिन उसको लिखने के लिए जो व्रण है, ध्वनि है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन संकेतों का यूज़ किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, लिपि बोलेंगे। कोई भी भाषा है उसको लिखने के लिए जिन संकेतों का यूज कर रहे हैं उनको लिपि बोलेंगे। तो हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, रोमन है। ओके, किधर से किधर लिखी जाती है, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसे चलते हैं, तो यानी बाएं से दाएं लिखी जाती है देवनागरी लिपि। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, जो देवनागरी लिपि है उसका जो विकास है वो किस लिपि से हुआ है। ये अभी तो हमने क्या देखा, जो हिंदी भाषा का विकास है वो किस तरीके से हुआ है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो देवनागरी लिपि है उसका विकास किस तरीके से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, जो हिंदी है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसी तरह से अगर हम संस्कृत भाषा को लिखते हैं तो वो भी इसी तरह लिखी जाती है। पाली भी इसी तरह से लिखी जाती है। मगधी, नेपाली, कोंकणी, ये सभी भाषाएं भी बाएं से दाएं ही लिखी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं हिंदी भाषा दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है हिंदी के पेपर में कि जो हिंदी भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को याद रखेंगे। संविधान के भाग 17, कौन सा भाग, 17 और अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख है। अब जो हमारा संविधान बना है उसके अंदर भी कुछ उल्लेख होना चाहिए ना भाषा से संबंधित। तो हिंदी जो है वो हमारी क्या है, ये भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है या उपभाषा है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ओके, जो भाग 17 के अंदर जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है वहाँ पर हिंदी के राजभाषा होने का उल्लेख किया गया है। और पर्टिकुलर अनुच्छेद 343 का एक जो पार्ट है उसके अंदर भारत की राजभाषा हिंदी रहेगी और लिपि क्या रहेगी, देवनागरी रहेगी। ऐसा कहाँ पे कहा गया है, 343 के 1 में। फ्रेंड, जो देवनागरी लिपि है उसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। जो देवनागरी लिपि है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो गुजरात के एक राजा हुए थे जयभट्ट, उनके शिलालेख में मिलता है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, जब हमारा संविधान बना था तो क्या उस समय हमारे पास 22 भाषाएं थी। अब हमारे पास 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में, ठीक है, लेकिन उस समय पे 22 भाषाएं थी नहीं। उस समय भाषाओं की जो सूची थी वो 8वीं अनुसूची थी और 14 भाषाएं थी। लेकिन अभी 12वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग 22 भाषाएं हो चुकी हैं। 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी
मणिपुरी को जोड़ा गया। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन 2003 से डोगरी, संथाली, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया। ठीक है, तो 14 पहले थी, तो उसके बाद 1967 में एक को जोड़ा गया, 15 हो गई। उसके बाद 3 भाषाओं को और जोड़ा गया, 18 हो गई। और फिर 2003 में 4 भाषाएं और जोड़ी गई, तो टोटल कितनी हो गई? 22 हो गई। इनको आप याद रख सकते हैं। इस सीधा याद रखिए कि 21वें संविधान संशोधन 1967 से सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संसद 1992 से 3 भाषाएं जोड़ी गई। KMN, क्या याद रखेंगे? KMN, इसको रट लीजिए, KMN यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ओके, उसके बाद 2003 में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं उनको किस तरीके से याद रखेंगे? DBMS। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS की फुल फॉर्म होती है ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे हिंदी में DBMS की फुल फॉर्म क्या होगी? डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो। डोगरी, संथाली, मैथिली और बोडो। ओके, क्लियर? तो यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अभी हमने क्या देखा कि भाई जो हिंदी का जो विकास है वो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? अवट। ठीक है, तो अपभ्रंश जो था, अपभ्रंश से जो क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे हिंदी का विकास हुआ है, अपभ्रंश के अंदर भी कुछ क्या थी? क्षेत्रीय भाषाएं थी जिनसे हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, उनमें से काफ़ी थी, 6-7 के आसपास होंगी, लेकिन उनमें से जो मेन है वो 3 कौन कौन सी हैं? सोरसैनी अपभ्रंश, मागधी और अर्धमागधी। ओके, अब जो सोरसैनी अपभ्रंश है उसकी उपभाषाएं व बोलियां हमें याद रखनी है। कल का जो सीटी का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। सोरसैनी अपभ्रंश जो है उसके अंदर यानी या हिंदी की उपभाषाएं बोलियां पूछ ले या सोरसैनी अपभ्रंश की पूछ ले, तो उपभाषा कौन कौन सी हैं? 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। कल यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि सोरसैनी अपभ्रंश की कौन सी उपभाषा नहीं है या कौन सी उपभाषा है, इस तरह से क्वेश्चन था ना। तो पश्चिमी हिंदी भी है, पूर्वी हिंदी भी है, पहाड़ी हिंदी भी है, बिहारी हिंदी भी है, राजस्थानी हिंदी भी है। अब इनकी कुछ बोलियां हैं। पश्चिमी जो हिंदी है उसकी जो बोलियां हैं वो है हरियाणवी, जिसको बांगरू भी कहते हैं, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं, ये आपको याद रखनी है। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी की, भाई राजस्थानी है तो राजस्थानी जैसे ही नाम मिलेंगे ना तो आप लोग ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर लोगे। मारवाड़ी, जयपुरी को ढूंढारी भी बोलते हैं, मालवी, मेवाती। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमायूनी। बिहारी हिंदी भोजपुरी। अब बिहारी शब्द से आप लगा लोगे भी बिहार की तरफ भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली, मगही। ठीक है, तो ये क्या है? उपभाषाएं हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो पाए और आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं पढ़ा पाऊँ। शुरू में मैंने आपके साथ 2-3 मिनट का थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से क्लास को डिजाइन किया गया है। बाकी मैंने आप लोगों से कोई बीच में बातचीत नहीं की क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का टाइम कितना प्रीशियस है। तो फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।